गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने कल इसके प्रैक्टिकल टॉपिक समझे थे। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गए होंगे। आपने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलाए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आज हम एक बड़ा प्रैक्टिकल पार्ट का दूसरा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हिंदी में इसे बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले चर्चा करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। आपको पता होगा हमने कक्षा 11वीं में अध्ययन किया था पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट। एक एकाकी व्यापारी अपने लाभ और हानि की गणना करने के लिए ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाता है। तो लाभ हानि नियोजन खाता किसी व्यापार द्वारा दिखाए गए लाभों को साझेदारों में बांटने के लिए तैयार किया जाता है। वापस चर्चा करते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता व्यापार द्वारा कमाए गए शुद्ध लाभों को साझेदारों में बांटने के लिए तैयार किया जाता है। वापस समझे, पी एंड एल अकाउंट हमें दो चीजें देता है, या तो नेट प्रॉफिट और या नेट लॉस। या एक एकाकी व्यापारी का कार्य समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यापार द्वारा कमाए गए शुद्ध लाभों को बांटने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। इस खाते की प्रकृति नॉमिनल होती है, नॉमिनल अकाउंट की तरह होती है। हिंदी में जानना चाहें तो इस खाते की प्रकृति नाम मात्र खाते की तरह होती है। और नाम मात्र खाते का साधारण रूल होता है सभी खर्चों को और हानियों को डेबिट में रखें और सभी आय और लाभ को क्रेडिट में रखें। थोड़ी और चर्चा करते हैं इसके बारे में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या है। व्यापार द्वारा कमाए गए शुद्ध लाभों को साझेदारों में वितरित करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। यह वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। यह हमारे प्रैक्टिकल पार्ट का दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम सीखते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन किस प्रकार तैयार होता है। बहुत ही आसान प्रकृति का खाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष। ध्यान रखें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में पी एंड एल अकाउंट का रिजल्ट ट्रांसफर किया जाता है। पी एंड एल अकाउंट या तो हमें शुद्ध लाभ देता है या शुद्ध हानि देता है। जो भी देता है उसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके इस खाते की शुरुआत करते हैं। इस खाते का मुख्य उद्देश्य व्यापार द्वारा कमाए गए शुद्ध लाभों को साझेदारों में बांटना होता है। सबसे पहले यदि हमारे व्यापार ने लाभ कमाया है बाय पी एंड एल अकाउंट इफ प्रॉफिट, तो इसे क्रेडिट में दिखाएंगे इफ प्रॉफिट, ओके। और यदि व्यापार ने हानि हुई हो तो इसे डेबिट में दिखाएंगे टू पी एंड एल अकाउंट इफ लॉस, ओके। उसके बाद एकदम आसान सा रूल है, डेबिट में वो सभी खर्चे जो पार्टनर से सीधा संबंध रखते हैं, वो सभी खर्चे जो पार्टनर से रिलेटेड हो, जो पार्टनर से रिलेटेड हो
अब हम चर्चा करते हैं ऐसे खर्चे कौन कौन से हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हो। सबसे पहले टू सैलरी टू पार्टनर, फिर टू बोनस, कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू रेमुनरेशन और एक लास्ट मद टू ट्रांसफर टू रिजर्वर, टू ट्रांसफर टू रिजर्वर। इसका मतलब होता है सामान्य संचय में लाभों का हस्तांतरण। ये सारे वो खर्चे हैं जो पार्टनर से सीधा संबंध रखते हैं। ध्यान रखें उन खर्चों को दिमाग में न लें जैसे दुकान का किराया, भाड़ा, बिजली बिल, क्योंकि वो पहले P&L अकाउंट में ऑलरेडी लेस किए जा चुके हैं और हमें नेट प्रॉफिट की प्राप्ति या नेट लॉस की प्राप्ति हो चुकी है। तो यहाँ केवल वही खर्चे लिखें जो पार्टनर से सीधा संबंध रखते हैं। ओके, इसी क्रम में आगे हम आय की चर्चा करते हैं। क्रेडिट पक्ष में कौन सी मदें आती है? क्रेडिट पक्ष में भी केवल वही मदें आती है जो फर्म को सीधे पार्टनर से प्राप्त होती है, यानी फर्म की ऐसी आय जो पार्टनर से प्राप्त हुई है उसे क्रेडिट में लिखते हैं। और ऐसी आय सिर्फ एक ही होती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लीजिए 2-3 पार्टनर हैं, तो X की ड्राइंग पर ब्याज, Y के आहरण पर ब्याज, ये फर्म की आय होती है। जिस प्रकार पूंजी पर ब्याज फर्म का एक व्यय होता है, उसी प्रकार आहरण पर ब्याज फर्म का आय होती है। इसको यहां निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे। अब इस खाते को बंद करते हैं और इस खाते के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि साझेदारों में बांटने लायक शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कितनी है। तो इसके क्रेडिट का योग लगाएंगे और डेबिट का योग लगाएंगे। सिंपल सी गणित है इसकी। यदि क्रेडिट का योग ज्यादा है डेबिट के बजाय तो हमें प्रॉफिट उत्पन्न होगा, और यदि डेबिट का योग ज्यादा है क्रेडिट के बजाय तो हमें लॉस उत्पन्न होगा। ये सभी नाम मात्र खातों की एक साधारण सी कहानी होती है कि क्रेडिट का योग ज्यादा होने पर प्रॉफिट होता है क्योंकि आय ज्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं, और डेबिट का योग ज्यादा होने पर खर्चे ज्यादा होते हैं, आय कम होती है तो लॉस होता है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम पार्टनर कैपिटल या करंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि P&L अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट किस में जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट क्या है, आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक बात बीच में ये बता देता हूं कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही खाते बनते हैं। पहला खाता P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा खाता पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। फिलहाल हम प्रैक्टिकल पार्ट का दूसरा बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल के टॉपिक में हमने चर्चा की थी पूंजी एवं आहरण पर ब्याज की गणना, और आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि नियोजन खाता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और उसके बाद सीखेंगे अगले क्रम में पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट क्या है। तो चलिए चलते हैं। क्रेडिट का योग लगाया। यदि क्रेडिट का योग ज्यादा हुआ तो हमें लाभ प्राप्त होगा, और इस लाभ को अंतिम रिजल्ट के रूप में पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये ट्रांसफर हमारे जितने भी पार्टनर होंगे A, B, C सभी के खातों में कर दिया जाएगा। यदि डेबिट का योग ज्यादा हुआ तो फर्म को लॉस होगा, और ये लॉस साझेदारों में बांटा जाएगा। तो इधर आ जाएगा बाई पार्टनर कैपिटल या
करंट अकाउंट। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आपको P&L एप्रोप्रिएशन की थीम समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है, एक बार पुनः चर्चा करता हूं। यहां से इस खाते की शुरुआत हो रही है, पूरी चर्चा वापस करते हैं। ये लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाने वाला एक वो नाम मात्र प्रकृति का खाता है जिसका मुख्य उद्देश्य फर्म द्वारा कमाए गए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को साझेदारों में बांटना होता है। इसकी प्रकृति नाममात्र खाते की तरह होती है और संपूर्ण नाममात्र खाते का एक ही नियम होता है, डेबिट में सभी खर्चे और क्रेडिट में आय। सबसे पहले यदि हमारे को P&L अकाउंट ने प्रॉफिट दे रखा है तो इसे क्रेडिट में नोट कर दें, और अगर P&L ने लॉस दे रखा है तो इसे डेबिट में नोट कर देवें। फिर क्रेडिट में फर्म की ऐसी आय जो सीधे पार्टनर से संबंधित है उसे यहां दर्ज करें, और ऐसी आय सिर्फ एक ही होती है, आहरण पर ब्याज। आहरण क्या होता है? ऐसी राशि जो पार्टनर अपने घरेलू या दैनिक घरेलू व्ययों की या निजी व्ययों की पूर्ति के लिए फर्म से निकालते हैं, फर्म उस पर एक ब्याज चार्ज करती है और ये फर्म की आय मानी जाती है। और डेबिट में सभी वो खर्चे जो सीधा पार्टनर से संबंधित है, ये खर्चे हैं सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को वेतन दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, पूंजी पर ब्याज दिया, रेमुनरेशन मतलब पारिश्रमिक दिया, और ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर किया। और लास्ट में क्रेडिट का योग लगाएंगे। यदि क्रेडिट का योग ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट उत्पन्न होगा जिसे अंतिम रूप से पार्टनर कैपिटल या करंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और डेबिट का योग लगाएंगे। यदि डेबिट का योग ज्यादा हुआ तो लॉस होगा और इसे अंतिम रूप से पार्टनर कैपिटल और करंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बड़ी बात की चर्चा करते हैं कि कुछ मदें ऐसी है जिनका लेखा P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं होता है, तो उनकी विस्तार से चर्चा करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुक में इसके बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होते हैं। साधारण सा क्वेश्चन आता है कि निम्न सूचनाओं से लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद की स्थितियों में विद्यार्थियों को या ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि कभी कभी हमें प्रश्न में P&L अप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट का निर्माण करना पड़ सकता है। ये कौन कौन सी स्थितियां हैं, इसके बारे में हम खुल के चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। हमने 11th में दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी थी। एक होता है लाभों पर प्रभार और दूसरा होता है लाभों का नियोजन। लाभों पर प्रभार का मतलब होता है कि फर्म को लाभ हो या न हो, हर कंडीशन में ऐसे व्ययों को चुकाना अनिवार्य होता है। ऐसे व्यय चाहे फर्म को लाभ हो या न हो, चाहे फर्म को लाभ हो या न हो, चुकाने अनिवार्य होते हैं। और एक होता है लाभों का नियोजन। ऐसे व्यय जो केवल लाभ होने पर ही चुकाए जाते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसे व्यय जो केवल लाभ होने पर ही चुकाए जाते हैं, अन्यथा नहीं। तो इन दोनों बातों को दिमाग में गहराई से हमें लेना होगा, क्योंकि इन्हीं बातों पर हमारा P&L अप्रोप्रिएशन टिका है। P&L अप्रोप्रिएशन लाभ हानि नियोजन खाता है और उस लाभ हानि नियोजन खाते में केवल वही मदें ली जाती है जो फर्म को लाभ होने पर चुकाई जाएगी, अन्यथा नहीं।
तो अभी हम उन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी मदें ऐसी है जिनको लाभ हानि नियोजन खाते में शामिल नहीं किया जाता है। डिटेल से चर्चा करते हैं। पहली मद, मैनेजर का कमीशन। मैनेजर कमीशन। दूसरी मद, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तीसरी मद, रेंट ऑफ शॉप। उस दुकान का किराया जिसमें फर्म के व्यापार को चलाया जा रहा है। रेंट ऑफ शॉप, दुकान का किराया जिसमें फर्म की गतिविधियां चलाई जा रही है, फर्म के व्यापार को चलाया जा रहा है। ये तीनों ही मदें ऐसी है, तीनों ही मदें ऐसी है जो लाभों पर प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी चाहे फर्म को लाभ हो या न हो, ये तीनों ही व्यय का भुगतान करना अनिवार्य होता है। तो ध्यान रखें, यदि प्रश्न में इन तीनों में से कोई सूचना या ये तीनों सूचनाएं आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाने से तुरंत पहले एक P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमें P&L अकाउंट बनाकर इनका लेखा करना होगा और अंत में P&L अकाउंट के रिजल्ट को P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होगा। P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होगा। तो वापस दिमाग में ले, P&L अप्रोप्रिएशन में किन किन मदों का लेखा नहीं होता है। जो लाभों पर प्रभाव उत्पन्न करती है उन मदों का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं होता है। और ये तीन ही मदें इस चैप्टर के हिसाब से ध्यान में रखी जानी है। मैनेजर का कमीशन, साझेदार के ऋण पर ब्याज और दुकान का किराया जिसमें फर्म का व्यापार चलाया जा रहा है, तीनों ही लाभों पर प्रभाव उत्पन्न करती है। तो यदि प्रश्न में इन तीनों में से कोई भी सूचना आए तो आप बिना प्रश्न के निर्देश के ही P&L अप्रोप्रिएशन से पहले P&L का निर्माण करें और P&L के शुद्ध लाभ या हानि को P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके आगे से P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की गतिविधि प्रारंभ करें। और नीचे टिप्पणी के रूप में यह दर्ज भी करें, नोट, उपरोक्त मदें लाभों पर प्रभाव उत्पन्न करती है, अतः P&L अप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट का निर्माण किया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये तो था खाते का फॉर्मेट और सिस्टम। हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझेंगे। उससे पहले हम छोटी सी चर्चा करते हैं कि कभी कभार प्रश्न में खाते के बजाय जनरल एंट्री पूछ ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में जनरल एंट्री का निर्माण कैसे होता है। बहुत सिंपल सा सिस्टम है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि जर्नल एंट्री का रूल क्या है। जर्नल एंट्री का क्या रूल है? एकदम कॉमन सा रूल, यदि किसी व्यवहार से फर्म को हानि होती है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और यदि किसी व्यवहार से फर्म को लाभ होता है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन की प्रकृति नॉमिनल अकाउंट की तरह है और सभी नॉमिनल अकाउंट का एक ही नियम होता है, हानि होने पर डेबिट और लाभ होने पर क्रेडिट। वापस ध्यान से, फर्म को हानि होने पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और फर्म को लाभ होने पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसे एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हमारे तीन पार्टनर हैं A, B और C। दो तीन एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, A को 500 रुपए प्रति माह वेतन चुकाया। A को 500 रुपए प्रति माह वेतन चुकाया। दूसरा है C को
6,000 रुपए मासिक कमीशन चुकाया। तीसरा है बी के आहरण पर 9,000 ब्याज के चार्ज किए। 9,000 रुपए ब्याज के चार्ज किए। तो सबसे पहले हमें यहां ध्यान देना होगा कि कोई मद फर्म के लिए आय है या व्यय। ए को 500 रुपए मासिक वेतन चुकाया। किसी भी पार्टनर को वेतन देना फर्म का व्यय माना जाता है और एकदम कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, फर्म को हानि होने पर P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। तो ए को वेतन देने पर फर्म को हानि हो रही है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री बन जाएगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2। जो काम हो रहा है उसको एंट्री के नीचे क्रेडिट कर दें। क्या काम हो रहा है? वेतन चुकाया। किसको चुकाया? ए को। तो टू सैलरी टू ए, टू सैलरी टू ए अकाउंट, सैलरीज पेड टू ए, नरेशन सैलरीज पेड टू ए। सेकंड, सी को 6,000 रुपए मासिक कमीशन चुकाया। वापस चर्चा करते हैं ये फर्म की आय है या फर्म का व्यय। सी को 6,000 रुपए मासिक कमीशन चुकाया तो सी को कमीशन चुकाना फर्म के लिए हानि है, फर्म का व्यय है। तो ऐसी स्थिति में पुनः P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो देखते हैं वापस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2। जो काम हो रहा है उसको नीचे क्रेडिट कर दें। सी को कमीशन चुकाया जा रहा है तो टू कमीशन टू सी, टू कमीशन टू सी अकाउंट। ये कहानी थी। तीसरा पॉइंट था बी के आहरण पर 9,000 रुपए ब्याज के चार्ज किए। ये फर्म की आय है। आहरण पर ब्याज वसूल करना फर्म का लाभ होता है, फर्म की आय होती है और फर्म की आय होने पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ऐसी स्थिति में डेबिट क्या होएगा? जो काम हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा। काम क्या हो रहा है? आहरण पर ब्याज चार्ज कर रहे हैं तो आहरण पर ब्याज को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको डेबिट कर दें। इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट DR2 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ध्यान देने की बातें ये दोनों हैं। जरूरी नहीं खाता ही पूछे या जरूरी नहीं एंट्री ही पूछे, दोनों बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार परीक्षा में खाते के बारे में पूछते हैं तो कभी जनरल प्रविष्टि के बारे में। खाता बनाना भी बिल्कुल इजी था। मेरे हिसाब से आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट था और एंट्री भी करनी एकदम कॉमन है। लेकिन ध्यान रखें, अगर प्रश्न में एंट्रियों के बारे में पूछा हो तो सारी एंट्रियां करने के बाद अंतिम सारांश के रूप में एक प्रविष्टि और की जाएगी। कि वो सारांश क्या? कि इतनी प्रविष्टियां करने के बाद फर्म को अंतिम रूप से लाभ हुआ या हानि जो भी हुआ उसे साझेदारों में वितरित किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। जितनी भी एंट्रियां की है किसी रफ में, रफ कार्य के हिसाब से डेबिट का योग एक स्थान पर लिख लें और क्रेडिट का योग एक स्थान पर लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं ऐसे ही काल्पनिक आंकड़ों से कि हमारे क्रेडिट का योग 50,000 हुआ और डेबिट की एंट्रियों का योग 40,000 हुआ। तो ऐसी स्थिति में हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्रेडिट का योग ज्यादा होने पर प्रॉफिट उत्पन्न होता है और डेबिट का योग ज्यादा होने पर लॉस उत्पन्न होता है। तो अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग 50,000 रुपए क्रेडिट का योग है, उसमें से 40,000 रुपए घटाए तो ये 10,000 रुपए प्रॉफिट होगा और ये प्रॉफिट हमारे कहां पर जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब भी किसी पार्टनर को प्रॉफिट होता है, उसकी पूंजी बढ़ती है तो पार्टनर करंट या कैपिटल क्रेडिट होता है। ओके। आगे इसका हम प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन लेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।